हेलो फ्रेंड्स, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास नंबर 2 और भारतीय संविधान के विकास का पार्ट 2 देखेंगे। ये हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है और इसमें भारतीय संविधान के विकास को हम लोग पहले क्लास में देखे हैं और इससे आगे का हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद नियम अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से इनको हम देखते हैं और इनसे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन अधिनियमों से उनको जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 को। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए बना, यानी भारत में उत्तम प्रशासन के लिए 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी और उस क्रांति इतनी विशाल क्रांति हुई कि जो वहाँ ब्रिटेन में जो सत्ता था, क्राउन थी ब्रिटेन की महारानी, उसको भारत का शासन सौंप दिया गया, यानी उसने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया और 1858 से भारत के शासन का जिम्मा क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन यहाँ का सर्वोपरि सत्ता संभालने लगी। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी जो द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया इस शासन के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, यानी भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जो कि यहाँ के बारे में निर्णय लेता था। वही मेन अधिकारी होता था जो ब्रिटेन में रहता था लेकिन भारत के विषयों पर निर्णय लेता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब वायसराय बना दिया गया और एक क्राउन का प्रतिनिधि बन गया, यानी यहाँ के जो भी कार्य होते थे वो क्राउन से अनुमति लेकर वो करता था और एक क्राउन का प्रतिनिधि बन गया और गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। और प्रथम बनने वाला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल कहिए और प्रथम वायसराय ए लॉर्ड कैनिंग था। तो इस अधिनियम से हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। पहली बार भारत में प्रतिनिधि सांसदों और मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई। भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 से पहली बार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव पड़ी, यानी यहीं से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भारत में शुरुआत होती है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अभी क्या होता है कि अभी हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति को शक्ति इसी अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत दिया गया है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना गवर्नर कर सकता था। इसको शक्ति दी गई कि आप यहाँ पर परिषद स्थापित कर सकते हैं, विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में गवर्नर जनरल के परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। कम से कम 10 सदस्य हो सकते थे और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। और प्रांतीय परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जो प्रांतीय परिषद थे उनमें भी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में भी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का तथा प्रश्न पूछने का शक्ति देगी। पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसी अधिनियम से मिलता है। हालांकि इसमें कुछ शर्त थे, लेकिन फिर भी बजट पर प्रश्न पूछने का और विचार विमर्श करने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1892 से ही मिला। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अभी भी लागू है
इसी भारत परिषद अधिनियम की देन है। यहीं से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अब आइए आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस एक्ट के द्वारा इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मार्ले और मिंटो इन दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को बनाया था। मार्ले जो कि सचिव था और मिंटो यहाँ भारत का वायसराय था। तो इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं और भारत परिषद अधिनियम 1909 इसी को बोलते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहले क्या था, पहले भारतीयों को विधि निर्माण में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था भारतीयों का, ना ही प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व था। तो पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया गया, भारतीयों को अर्थात शामिल किया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई, यानी यहीं से पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा मार्ले मिंटो रिफॉर्म से ही दिया गया और एक समुदाय के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई और सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति का विस्तार किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधायी शक्तियों का इस अधिनियम के द्वारा विस्तार किया गया। सत्येंद्र सिन्हा को, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किया गया। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी तो उसमें प्रथम विधि सदस्य बनने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय विधान परिषद में भी विस्तार किया गया और इसमें जो सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई और पदेन सदस्यों में 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 की ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो कि भारत का वायसराय था। तो इन्हीं दोनों ने इस अधिनियम को पारित किया था, भारत परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, यानी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ इसी अधिनियम के द्वारा हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया और द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनल कॉर्टिस को माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार किया गया और इसी के द्वारा लोक लेखा और वित्त समिति का भी पहली बार भारत में गठन हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की सिफारिश मेंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा किया गया कि भाषाई आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935, यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। यानी जो भारत का वर्तमान संविधान है तो इस अधिनियम के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारी अनुसूचियाँ इसी अधिनियम से हूबहू या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की थी कि इसी में पहली बार कहा गया कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई और द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू हुई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। बर्मा को, पहले बर्मा भारत का ही अंग हुआ करता था और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से विभाजित कर दिया और उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांतों का गठन हुआ।
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। 1919 के अधिनियम में केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, लेकिन अब इसमें सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए भी, मतलब अन्य वर्गों के लिए भी धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया, यानी प्रीमियर और मिनिस्टर जैसे शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। तो भारत शासन अधिनियम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 2 डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 एवं 15 अगस्त 1947 को तारीख घोषित की गई थी, यानी निर्धारित की गई थी कि 2 स्वतंत्र राष्ट्रों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। 14 एवं 15 अगस्त को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना होगी। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा कहा गया कि बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाएंगे। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था, यानी पाकिस्तान का गठन बंगाल को मिलाकर, पूर्वी बंगाल को, सिंध को और असम के सिलहट जिले को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था। तो भारत शासन अधिनियम की ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।